सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ जो दिल दहला देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। बादल फटा और उसके बाद तबाही और आफत बरसी है। तस्वीरें देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तबाही आ रही है, ये मलबा आ रहा है बादल फटने के बाद। और ये घर हैं, रिहायशी इलाके, लोग यहां रह रहे हैं। तबाही देखिए यहां से आई और घरों के ऊपर से गुजरती हुई अपने साथ बहा ले गई। ये आपको घर दिखाई दे रहे हैं, पूरा रिहायशी इलाका है। पहाड़ी के ऊपर से देखिए मलबा आ रहा है, बादल फटने के बाद मलबा और उसकी रफ्तार से आपको अंदाजा होगा पूरे रास्ते, जो घर, जो मकान, जो दुकान, जो होटल, जो रेस्टोरेंट, सबको बहा ले गया अपने साथ। सबके ऊपर से गुजरता हुआ ये तबाही देखिए, घर खिलौनों की तरह पानी में, मलबे में बहे जा रहे हैं। लोगों की चीखें आपको सुनाई दे रही हैं। जो लोग इन घरों में मौजूद थे, जो भाग सकते थे, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दर्जनों इस मलबे में दब गए। इसी तस्वीर को और नजदीक से आपको दिखाऊं, ये मलबा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए मलबे की रफ्तार देखिए, और ये सब घर धीरे धीरे स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रहा हूं। घर देखिए गिर रहे हैं, खिलौनों की तरह घर के ऊपर से मलबा आ रहा है और ये घर एक एक कर देखिए पीछे आते चले जा रहे हैं। ये घरों का आलम देखिए, तस्वीर किस तरह से मलबा आया। बहुत मरी, बहुत मरी, बहुत मरी, बहुत मरी। थोड़ा का सब नहीं गया। बहुत मरी, बहुत मरी, बहुत मरी, बहुत मरी। थोड़ा का सब नहीं गया। थोड़ा का सब नहीं गया। लोग भागो भागो की आवाज लगा रहे हैं, जो दूर से वीडियो बना रहे हैं वो अपनों को बुला रहे हैं, क्योंकि वो इस मंजर को खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या मंजर, क्या हालात, कितनी बेबसी रही होगी जब पीछे से मलबा आ रहा है, मौत का मलबा, और लोग चिल्ला रहे हैं भागो भागो। कुछ भाग सके और कुछ वहीं फंस गए। अब भागने की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं पीछे से मलबा आ रहा है और ये लोग भाग रहे हैं। देखिए ये एरो से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोग भाग रहे हैं, आवाज आई और मलबे की रफ्तार देखिए जरा, इससे आपको अंदाजा होगा
उसके बाद ये मलबा देखिए बहा कर ले गया अपने साथ लोगों को बहा कर ले गया। अरे भाग भाग, अबे डूबेगी। ये देखिए पीछे से मलबा आ रहा है, लोग आगे भाग रहे हैं और मलबे की रफ्तार देखिए जरा। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये देखिए बह गए उसी के साथ, उसी में फंस गए। बादल फटने के बाद ये तबाही आई, न जाने कितने लोगों को बहा कर ले गई। अरे भाग भाग, अबे डूबेगी। और सोचिए जो लोग मलबे में दब गए उनमें से एक की तस्वीर देखिए। ये मलबे के बीच दबा हुआ शख्स है, उठ रहा है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, खुद को खींच रहा है, घसीट रहा है, किसी तरह से इस मलबे से बाहर आ सके। भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया वहाँ। अरे इसको भी खींच ले। अरे यार घरों पर देख रहे हैं, घर मिट्टी में डूब चुके हैं मलबे में, और ये शख्स देखिए भागा अपनी जान बचाने के लिए, पैर मलबे में धंसते चले जा रहे हैं, खुद भी धंसता चला जा रहा है, अपने आप को खींच रहा है कि किसी तरह मलबे से बाहर आए। लोग चिल्ला रहे हैं, दूसरा शख्स दौड़कर तभी आ रहा है, लोग इसको बचाने के लिए कह रहे हैं इस शख्स से, ये जो भाग कर आ रहा है, लोग इससे कह रहे हैं उसे बचा लो, लेकिन इसे खुद की जान पहले बचानी है बेशक। तो ये आगे की तरफ आ रहा है लेकिन वो मलबे में फंसा रहा। अरे इसको भी खींच ले। अरे यार कहाँ पे पीछे खड़ी है यार। अब देखिए जरा हालत इसकी, रफ्तार देखिए, अपने साथ गाड़ियों को बहा कर ले जा रहा है और यही अपने साथ घरों को बहा कर ले गया है बादल फटने के बाद। आदमी है उसमें। गाड़ी देखो, वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है उसमें, आदमी है उसमें। हाँ आदमी पूरा देखो। तो कुदरत की तबाही अपने साथ सब कुछ तबाह करके आगे बढ़ी है। तस्वीर देखिए, तबाही के बाद की तस्वीरें, गाड़ियां फंसी हुई हैं, खिलौनों की तरह मिट्टी के बीच फंसी है, मलबे में फटी। घरों में देखिए जरा, घरों में मलबा भर गया है, मिट्टी भर गई है, पूरे पूरे घर दब गए हैं इसके नीचे। ये कई कई फ्लोर है, कई कई माले के घर हैं, जिसमें देखिए ऊपर के माले तक पहुंच चुका है मलबा। आर्मी कैंप भी था यहां पर उत्तरकाशी में, और ये देखिए आर्मी कैंप की हालत आप देख रहे हैं। एक बाकायदा जिप्सी खड़ी हुई है, उस जिप्सी को भी आप देख रहे हैं। कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया और मलबा अपने साथ जो पहाड़ के पत्थर लेकर आया है, चारों तरफ वो पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं आपको। ये हर्सिल में पानी बढ़ गया है, बहुत ही खतरनाक दृश्य, भयानक दृश्य। ओ भाई पत्थर मलबा जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए जरा घरों का हाल क्या है। वहां से एक चश्मदीद ने ये मोबाइल से वीडियो बनाया है और सब कुछ मलबे में दबा हुआ आपको दिख रहा है। जो कि परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, ऐसा सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। अब आपको बताऊं कि किस जगह पर यह बादल फटा और यह तबाही कहां आई है। उत्तराखंड में
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैप है उत्तराखंड का। जो धराली आपको जगह दिख रही है, धराली में ही बादल फटा है। ये धराली देहरादून से 216 किलोमीटर दूर है। ये धराली उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री से 15 किलोमीटर दूर है धराली। अब इस धराली में तबाही के बाद की जो तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर अब वहां मंजर क्या है, हालात क्या है। ये तस्वीर देखिए जरा, सब कुछ उजड़ गया है, वीरान हो गया है। ये घर जो थे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। ये हालात हैं। सोचिए, ये रिहायशी इलाका था, लोग यहां रहते थे और इन घरों में अलग रौनक थी। तबाही के बाद की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। अभी आपको बताऊं अभी इस वक्त हालात क्या हैं, क्या जान माल के नुकसान की जानकारी मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड में 3 जगह बादल फटने से तबाही आई है। कुछ इसी तरह देख रहे हैं, ये जो मलबा है इसी तरह मलबा गुजरा है और अपने साथ सब बहा कर ले गया। सबसे ज्यादा तबाही और दहशत धराली में हुई है। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। बादल फटने से पूरा गांव बह गया है और कई तीर्थयात्री भी इसकी चपेट में आ गए। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। पानी और मलबे के सैलाब में 34 सेकंड में पूरा बाजार तबाह हो गया। भीषण बाढ़ से 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए हैं। कई गाड़ियां, दुकान और घर भी देखते ही देखते पानी में बह गए। 10 मिनट के अंदर ही सेना की टीम मौके पर पहुंची बचाव के लिए। सेना ने रेस्क्यू कर 15 से 20 लोगों को बचाने की बात की है, लेकिन भयंकर सैलाब में 30 से 40 लोगों की मौत की आशंका है, क्योंकि 4 लोगों की मौत के अलावा 50 लोग और लापता बताए जा रहे हैं। जहां पर आसमान से मुसीबत बरसी है वहीं पास में एक आर्मी कैंप भी था और बादल फटने से आर्मी कैंप बह गया और हेलीपैड भी डूब गया है। मौसम विभाग का नया अलर्ट और भारी बारिश खतरा और बढ़ा रहा है। अगले 48 घंटे में बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा धराली में मौसम और भागीरथी का जलस्तर है। खबर है कि धराली भागीरथी नदी के किनारे एक बड़ी झील बन गई है और अगर यह झील टूटी तो कई गांव और डूब सकते हैं और भारी तबाही मच जाएगी। खतरे को देखते हुए उत्तरकाशी के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। देहरादून और गंगोत्री से सेना के जवान बचाव के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल नेटवर्क ठप होने से बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, प्रशासन निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम में, मॉनिटरिंग रूम में, ये मॉनिटरिंग रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले ये देखिए, बाकायदा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ध्यान घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें। घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर। तो पुलिस का काम बढ़ गया है, लोगों को हटाना भी है और लोगों को बताना भी है, अलर्ट भी करना है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में जो मॉनिटरिंग चल रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा पुलिस महकमा, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। एनडीआरएफ भी कंट्रोल रूम से निगरानी रख रहा है। सुनिए जरा एनडीआरएफ की डीआईजी क्या कह रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं। इस घटना में हमारी 3 टीमों की तैनाती की गई है, जो मनेरा से उत्तरकाशी में बरकोट है, जहां पर हमारी टीमें पहले से ही 4 धाम यात्रा में तैनात थी, वहां से उनको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देहरादून से एक टीम भेजा गया है। हालांकि मौसम थोड़ा बाधित है, अभी में वक्त लगता है, टाइम लगता है बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रहते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। कैडेवर डॉग्स हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पर भेजा गया है। इन सब इक्विपमेंट्स का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं बॉडीज़ को रिकवर किया जाए। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है।
और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहां पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। तो हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज अगर आपने गौर की हो, जब ये तबाही आई तो आपको सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। हर शख्स सीटी बजा रहा है। सुनिए। तो आप सुन रहे हैं, लोग भागो भागो के साथ साथ सीटी बजा रहे हैं। अब सवाल यह है, बादल फटा है तो लोग सीटी क्यों बजा रहे हैं? पहाड़ पर इसके अपने मायने हैं। बादल फटा तो चीखने चिल्लाने की बजाय सीटी बजाने लगे। उत्तराखंड में यह इमरजेंसी सिग्नल देने का खास तरीका है। दरअसल पहाड़ों में आवाजें गूंजती हैं और दूर तक जाती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज अलग अलग तरीके की हो सकती है, इससे कुछ साफ नहीं होता है और डर और अफरा तफरी फैल सकती है। लेकिन सीटी एक साफ, तीखी और पहचानने लायक आवाज है। सीटी की आवाज से लोग समझ जाते हैं कि कुछ खतरा है, फिर वो भी सीटी बजाकर आगे खतरे का सिग्नल देने लगते हैं। सीटी की आवाज साउंड चेन बन जाती है, जो आप साउंड चेन यहां सुन पा रहे हैं। तबाही आ रही है, लोग सीटी बजा रहे हैं, एक दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं। एक ने सीटी सुनी, दूसरे की, दूसरे ने बजाई, तीसरे ने बजाई, फिर 5, 15, 20 ऐसे सीटियों की एक चेन बन जाती है। मतलब खतरे से पहले गांव के लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। उत्तराखंड में परंपरा करीब 100 साल से चली आ रही है। तब मोबाइल नेटवर्क, लाउड स्पीकर और वार्निंग सिस्टम नहीं था। बाढ़, बारिश, जंगल की आग से आगाह करने का तरीका होती थी सीटी। तकनीक और साधन बढ़ने के बाद भी गांव-गांव में लोकप्रिय है। इसलिए जब धराली में बादल फटा तो सीटी की आवाज गूंजने लगी। और इस बीच दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला। खुद देश की राजधानी दिल्ली में संसद में तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अमित शाह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड से ही आने वाले दूसरे नेता भी मौजूद थे। और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। देखिए, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, वहां सीएम धामी ने बैठक की है। धामी एक दौरे पर थे, उस दौरे से वापस लौटे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बात की खबर गई। पीएम मोदी ने खुद फोन लगाया है। उत्तरकाशी में हुई इस त्रासदी से बहुत दुखी हूं। सीएम पुष्कर धामी से बात कर हालात की जानकारी ली है। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, पीएम मोदी ने कहा। पुष्कर धामी ने कहा, हादसे की जानकारी मिलते ही त्रिपुरा का दौरा रद्द किया है और तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य आपदा विभाग को लगातार निर्देश दे रहे हैं और देहरादून पहुंचकर अहम बैठक भी की है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तरकाशी में अचानक आई बाढ़ पर उन्होंने कहा, हमारी पूरी नजर है, हम राज्य सरकार के लगातार संपर्क में हैं। जानकारी मिलते ही आईटीबीपी की 3 टीमों को भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की 4 टीमें भी राहत के लिए रवाना हो गई हैं। सुनिए जरा, गृह मंत्री के साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे, बलूनी मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं और बिल्कुल दहला देने वाली हैं। बड़ी हानि की आशंका है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वहाँ एक धराली बाजार है, वहाँ पर जिस तरह के दुर्घटना हुई है आप सबकी जानकारी में है। और बहुत ही जिस तरह के विजुअल भी सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह करने वाले विजुअल हैं। और हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में या 4 धाम में जो एक ज़बरदस्त तूफान आया था आपदा का, वो हम भूले नहीं हैं। और ऐसे ही हमारे जगह जगह पर आए दिन बादल फटते रहते हैं, वो हम भुला नहीं सकते हैं। इसलिए जो हम कर सकते हैं लगातार पहले से तैयारियां करते हैं, लेकिन इन पर हमारा बस नहीं होता है।
और बहुत ही ज़्यादा कोई छोटे मोटे घटनाएं हैं, बहुत ही बुरी तरह से घटना 2013 में जो हुआ था उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय जब 2013 में हुआ था मैं 1 महीना वहीं थी उत्तरकाशी में, और इस बार जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हुआ है। अब देखिए, हिमाचल में पिछले दिनों आपने देखा होगा एक के बाद एक बादल फटे। उत्तराखंड में भी बादल फटा है। ये देखिए बादल फटता कैसे है, ये एक तस्वीर पुरानी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से बादल फटता है जब एक साथ बादल से सारा पानी नीचे गिर जाता है। जैसे गुब्बारा फटता है, एक साथ सारा पानी से भरा गुब्बारे से निकलेगा तो तबाही लाएगा, उसके साथ फोर्स भी आएगा। ठीक उसी तरह ये बादल फटता है। बादल फटता है तो तबाही भी अपने साथ लाता है। और क्या वजह है बादल फटने की? कितनी बारिश होती है एक साथ बादल फटने के बाद, जो उत्तरकाशी में हुआ है कुछ इस तरह से। देखिए बादल आए, हवाओं ने बादलों को रोक लिया और उसके बाद एक साथ ये फटा और ये सैलाब और मलबा अपने साथ लाया है। बादल फटना भारी बारिश की कुदरती एक घटना है। जब बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, 1 घंटे के अंदर करीब 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए। अब इतनी बारिश कितनी होती है? 100 मिलीमीटर, यानी मॉनसून में दिल्ली में 15 दिन में जितनी बारिश होती है, पूरे दिल्ली में 1000 वर्ग किलोमीटर में जितनी बारिश 15 दिन में होती है, उतनी बारिश 20 से 30 वर्ग किलोमीटर इलाके में अगर हो जाए तो ये अति वर्षा या बादल फटना कहलाता है। और इतनी बारिश की आसपास की जमीन सोख नहीं पाती है पानी, यानी एक साथ इतना पानी गिर गया कि नीचे की जमीन सोख नहीं पाई और उसके बाद ऐसा सैलाब आगे बहा तो लैंडस्लाइड होता है, मलबे का बहाव शुरू हो जाता है। और बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं, आपने देखा होगा। वजह क्या है? क्योंकि जहां हवा पहाड़ों से टकराकर बादलों को एक जगह इकट्ठा करती, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़, बादल एक जगह इकट्ठा हो गए, फंस गए। और जब गर्म हवा में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है और बादल एक जगह रुककर तेजी से पानी छोड़ते हैं तो रिकॉर्ड बारिश यानी बादल फटने की स्थिति बन जाती है। उत्तराखंड के धराली में यही हुआ और भारी तबाही आई है, यह वजह है। अब आपको बताऊं कि दूसरे राज्यों में और शहरों में हाल क्या है बाढ़ बारिश के बाद। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तस्वीर आई है जिस वक्त हरिद्वार की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं ऊपर से ये लोग जा रहे थे, अचानक पहाड़ गिरा, पहाड़ी हिस्सा गिरा, उसके बाद देखिए बाइक सवार गिर गया है। तीन आदमी बैठे थे। और आइए अब आपको लिए चलता हूं बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के बनारस का हाल देखिए। ये नमो घाट की तस्वीर है जहां जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। ये नमस्कार की हुई जो प्रतिमाएं हैं उनमें देखिए जरा हाथ और ज्यादा डूबते चले जा रहे हैं और पानी का स्तर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बारिश के बाद देखिए हालात, कोबरा निकल आए हैं पानी में। चार ब्लैक कोबरा है। यूपी के चंदौली की तस्वीर है, खेतों में पानी भरा है, पूरे खेत डूब गए। अगली तस्वीर देखिए बिजनौर की, पूरी स्कॉर्पियो गाड़ी, पानी का बहाव इतना तेज है आधी गाड़ी डूब चुकी है। जो गाड़ी में बैठे हैं वो किसी तरह गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनौर से आपको लिए चलता हूं प्रयागराज। प्रयागराज में हालात क्या है? लेटे हनुमान तक पानी पहुंच गया है। देख रहे हैं लेटे हनुमान जी के दर्शन करने योगी आदित्यनाथ प्रयाग गए तो उन्होंने भी दर्शन किए थे। लेटे हनुमान तक जल स्तर आ गया है।
अब देखिए जरा, ये मुरादाबाद की तस्वीर है। मुरादाबाद में देखिए स्कूटी से जा रहे थे, गड्ढे में गिर गए। और ये देखिए शाहजहांपुर की तस्वीर है, यूपी के। लगातार बारिश के बाद मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ गए। ये देखिए मगरमच्छ बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो प्रयागराज और वाराणसी से आ रही हैं। ये प्रयागराज की तस्वीर देखिए जरा, घरों के बाहर किस कदर पानी भरा हुआ है, घर डूबे हुए पानी में। यूपी के अलग अलग जिलों के हालात क्या हैं, जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीर सामने आ रही है वो कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले वाराणसी, गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। 80 और मणिकर्णिका घाट पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अंतिम संस्कार तक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शहर की सड़कों पर भी 1 फीट तक पानी भरा है। शहर के स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। प्रयागराज, भारी बारिश और बाढ़ का 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से शहर का बड़ा हनुमान मंदिर भी डूब गया है। कई जगह कमर तक पानी भर गया है, नाव चलने लगी हैं। प्रयागराज के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ आ गई है। लखनऊ, 60 घंटे से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। ज्यादातर लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं। जो निकल रहे हैं वो जाम और जलभराव में फंस रहे हैं। एक दिन की बारिश का 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। 20 जिलों में, यूपी का हाल ये कि 20 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में। 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रिहंद ओवरफ्लो हो गया है और सोनभद्र और उसके आसपास बाढ़ का खतरा है। यूपी में करीब 400 घर बारिश में ढह गए हैं और बारिश से हुए हादसों में 16 की मौत हो गई है। सुनिए हमारे सहयोगी अजय दुबे की रिपोर्ट। सब कुछ डूब चुका है और नाव के बीच जो जनजीवन है वो बच रहा है। आपको छतों पे दिखाते हैं कैसे लोग फंसे हुए हैं। घर नीचे पूरी तरीके से डूब चुका है। पूरा परिवार छत पर आसरा लिए हुए है और भी घरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतों पर किस तरीके से लोग, जब घर में नीचे की तरफ सब कुछ डूब चुका है तो छतों के सहारे यहाँ पर लोग हैं। और ना केवल लोग बल्कि आप देखिए कैसे मवेशी भी जो है पानी में जहाँ पे हिस्सा पानी का कम है वहां पर सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मुसीबत है। जिन सड़कों पर लोग रहते थे, गाड़ियां चलती थी, सब कुछ डूबा हुआ है। बच्चों और अब आपको मिलवाने जा रहा हूं प्रयागराज के सब इंस्पेक्टर साहब से, जो रोज एक वीडियो डाल रहे हैं। ये देख रहे हैं, आज फिर घर की छत से छलांग लगा दी है, सीधे पानी में, घर के बाहर पानी भरा था। जय गंगा मैया की जय। गंगा है, जय गंगा मैया की जय। आइए अब इनके बारे में आपको बताऊं। ये इनके घर तक पानी आ गया और हर रोज ये उसका वीडियो बना रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ के बीच रीलबाज दरोगा का वीडियो सामने आया। इस बार दरोगा साहब चंद्रदीप निषाद घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाते दिख रहे हैं। दरोगा साहब के साथ उनकी बेटियां भी पानी में कूद जाती हैं। दरोगा साहब ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, जय गंगा मैया। उनके वीडियो को कुछ घंटों में ही 25 लाख से ज्यादा लाइक मिल गए। बारिश और बाढ़ के बीच इंस्पेक्टर साहब का ये चौथा वीडियो है। 3 दिन पहले दरोगा साहब ने गंगा में आई बाढ़ पर पहला वीडियो डाला। जब गंगा नदी उनके घर के दरवाजे पर आई तो उन्होंने बाकायदा पूजा की थी। गंगा नदी को दूध से अभिषेक भी किया और फूल डाले। उसी दिन दोपहर होते होते दरोगा साहब ने एक और वीडियो डाला और वो वायरल हो गया। इस पर नदी का पानी दरोगा साहब के घर के अंदर पहुंच चुका था और इंस्पेक्टर निषाद जय गंगा मैया कहते हुए उसमें डुबकी लगा रहे थे। शाम होते होते दरोगा जी ने तीसरा वीडियो बनाया और इस बार घर की छत से उन्होंने छलांग लगाई। निषाद जी सिर्फ पुलिस अफसर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के तैराक रह चुके हैं। वो हाईकोर्ट के जजों की सुरक्षा, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच में भी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन इस बार जब शहर के लोगों के लिए बारिश और बाढ़ मुसीबत बनी तो दरोगा साहब ने मानो आपदा में अफसर खोज लिया। वो बाढ़ में पूजा और डुबकी के वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसको
बाकायदा वायरल कर रहे हैं। सुनिए जरा प्रयागराज के डीएम क्या कह रहे हैं। यमुना नदी में पानी कम होने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, गंगा नदी में थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों नदियों में जल स्तर नीचे जा रहा है, बट इसको अभी नॉर्मल लेवल तक जाने में कुछ दिन लग सकते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हमारी तैनात हैं। जहां कहीं भी पानी मोहल्लों में आबादी क्षेत्र में घुसा है वहां पे पर्याप्त मात्रा में नाव लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, जिनको वरिष्ठ एडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारियों को इंचार्ज मोहल्ले बांट के बनाया गया। राशन किट का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। जो लोग फंस गए हैं, जैसे जिनका घर टापू की तरह हो गया या कहीं लोग। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने करारा जवाब दिया है। जिसकी जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को थी वो अपने बयानों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर कई दर्जन फैसले लेने के बाद वो पलट चुके हैं। अब भारत ने उन्हें जवाब दिया है। मोदी बनाम ट्रंप, क्या ये लड़ाई बड़ी हो रही है इसलिए क्योंकि पुतिन और भारत की जो दोस्ती है ये डोनाल्ड ट्रंप के गले नहीं उतर रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे, यानी टैक्स, भारत से जो माल अमेरिका जाएगा उस पर 25% टैक्स लगाएंगे। आज ट्रंप ने कह दिया 25 से भी ज्यादा लगाऊंगा मैं। रिपोर्ट देखिए जरा। क्या हिंदुस्तान अमेरिका से दो हाथ को तैयार है? क्या भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को हैसियत दिखाने की ठान ली है? क्या भारत अमेरिका को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? दरअसल ये सवाल उठे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के करारा जवाब से। पिछले 2 महीने से ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, बार बार टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे थे, कभी ब्रिक्स तो कभी एससीओ का जिक्र कर रहे थे। ताजा मामले में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर रूस से आयात नहीं रोकने पर टैरिफ बम फोड़ने की बात की थी। अब भारत ने दो टूक समझा दिया है कि खुद रूस से व्यापार करो और भारत को व्यापार से मना करो, यह अब नहीं चलेगा। देखिए जरा भारत ने जो जवाब दिया है, यह भारत का जवाब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जवाब दिया गया है और जवाब हर एक सवाल के साथ दिया गया है और ऐसा जवाब जो बहुत चुभेगा ट्रंप को। देखिए ट्रंप अब तक क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने आज फिर भारत को धमकी दी। एक बार फिर कहा भारत पर ज्यादा टैरिफ लगेगा। 24 घंटे के भीतर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू में 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है क्योंकि वो हमारे साथ व्यापार करते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। सोमवार को भी भारत पर और ज्यादा टैरिफ की धमकी दी थी। सोमवार को कहा था भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि रूस के हमले में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। ट्रंप की इन धमकियों के बाद भारत ने पलटवार किया है और भारत ने पहली बार ट्रंप को खुलकर जवाब दिया है। भारत ने यूरोपीय यूनियन को भी आईना दिखाया है। कहा अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है, अपनी ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, किसानों के लिए उर्वरक और रसायन आयात भी रूस से ले रहा है। यही हाल यूरोपीय यूनियन का भी है कि ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। भारत ने आगे कहा हमें निशाना बनाना गलत है, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। तो भारत ने ऐसा जवाब दिया है और इस जवाब को मैं आपको तफसील से बताता हूं कि ट्रंप को परेशानी यह है कि भारत आखिर क्यों ये सारी चीजें खरीद रहा है रूस से। लेकिन देखिए अमेरिका और दूसरे देश क्या क्या खरीद रहे हैं। सबसे पहले रूस से क्रूड ऑयल आयात करता है। अमेरिका भारत पर हमला कर रहा है लेकिन चीन पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। चीन सोचिए रूस से 47% क्रूड खरीदता है, भारत रूस से केवल 38% क्रूड आयात करता है। यूरोपीय यूनियन और तुर्की 6% तेल आयात करते हैं। ये आंकड़े दिसंबर 2022 से 2025 तक है, जून के। अब देखिए अमेरिका का खुद का हाल, भारत से सवाल कर रहा है। अमेरिका ने पिछले साल 3 अरब डॉलर का आयात किया है रूस से। 2025 में 2 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात कर चुका है। अमेरिका का आयात पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है इस बार। इस साल अमेरिका का रूस से आयात 4 अरब डॉलर पर जाएगा।
आंकड़ों से साफ है कि अमेरिका रूस से आयात बंद नहीं कर रहा है, उसका आयात भारत से कई गुना ज्यादा है, जबकि धमकी भारत को दे रहा है। यह आईना अमेरिका को दिखाया है भारत ने। सुनिए जरा विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। We live in complicated हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो काफी उलझा हुआ और अनिश्चित है। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था हो जो सबके लिए बराबर और प्रतिनिधित्व वाली हो, ना कि कुछ देशों का दबदबा हो। और ऐसा पहली बार हुआ है। सिर्फ विदेश मंत्रालय ने नहीं आईना दिखाया है, भारतीय सेना ने भी, ईस्टर्न कमांड ने भी आईना दिखाया है अमेरिका को। अब सोचिए, सेना जवाब दे रही है अमेरिका को, उनकी सेना को भी जवाब दे रही है, उनके साजो सामान पर भी जवाब दे रही है। कैसे अमेरिका भारत के दुश्मनों की मदद करता रहा है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोला है। भारतीय सेना 1971 का एक अखबार कटिंग शेयर किया है भारतीय सेना ने 1971, जिसमें 1971 वॉर के दौरान अमेरिका की भूमिका का जिक्र है। 71 में दरअसल भारत पाकिस्तान की जंग हो रही थी। सेना ने इसके जरिए बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तब मदद की, अमेरिका ने भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को हथियार दिए थे उस वक्त, आज रूस पर भारत को ज्ञान दे रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के हथियारों से ही युद्ध लड़ा था। सेना की ईस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। इस दिन, उस साल युद्ध की तैयारी 5 अगस्त 1971, फैक्ट जाने, 1954 से 1971 तक पाक को $2 अरब के अमेरिकी हथियार भेजे गए। और यह पोस्ट रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग का जिक्र किया है। कहा था भारत को रूस यूक्रेन युद्ध में लोगों की मौत की परवाह नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इशारों में अमेरिका को जवाब दिया था। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। ट्रंप भारत को बार बार धमकी दे रहा है। 35 बार ट्रंप ने भारत को धमकी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मानते, 56 इंच वाले, छाती वाले। ऐसे देश को प्रेसिडेंट ट्रंप इतने बार धमकी देता है, चिढ़ाता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है, और हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ट्रंप के बारे में एक शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं। जो भारत की वैदेशिक नीति है, मित्रवत व्यवहार की, सभी की और सभी राष्ट्रों के साथ सहयोगात्मक की, भारत उस पर चल रहा है। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई व्यापार के संबंध में कोई संकट आता है या कोई ऐसी चीज़ें, कठिनाई आती है, तो वो पूरी तरीके से जो सुरक्षात्मक कदम है वो हमेशा से उठाता आया है और भविष्य में भी उठाएगा। धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। देश को जो राहुल गांधी ने दिशा दी थी कि देश के अंदर उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का काम शुरू होना चाहिए, अगर हम उस तरफ नहीं चलेंगे तो हम लोग गुलामी की तरफ चले जाएंगे और ट्रंप जैसे लोग हमें रोज धमकाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, उस वक्त अमेरिका भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मदद कर रहा था पाकिस्तान की। अभी पाकिस्तान को भारत ने मारा है सबसे ज्यादा, और मारा है ब्रह्मोस मिसाइल से। वो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस ने भारत से ली है। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। ये दिल्ली की मुलाकात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलीपींस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात।
फिलीपींस भारत से और हथियार खरीदने की उम्मीद रखता है। और यह है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है फिलीपींस को। पाकिस्तान को पीटने के बाद इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है कि आखिर भारत में निर्मित बने हुए हथियार की क्षमता क्या है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में ब्रह्मोस भी एक बड़ी वजह था। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज एनडीए की बैठक हुई और उस एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। और इस एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए जरा किस पर हमला किया है, कौन था निशाने पर, बिना नाम लिए पीएम मोदी ने जवाब दिया है। संसद भवन में आज एनडीए दलों की बैठक हुई और तीसरी बार सरकार बनने के बाद यह दूसरी बैठक थी। सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सम्मानित किया। बैठक में ऑपरेशन महादेव की सफलता का भी जिक्र हुआ। खबर के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। कहा संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्षी दलों ने गलती की है, इसमें उन्हीं की फजीहत हुई है। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में बहुत माहिर हैं। आगे कहा वोटर लिस्ट पर देश को गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता सब देख रही है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर तंज किया। कहा वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बचपना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है, देश ने उनका बचपना देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल ही फटकार लगाई गई थी और कोई फटकार इससे बड़ी फटकार नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एनडीए की तमाम जो हमारी सभी पार्टियों के बीजेपी सहित सभी पार्टियों के जो एमपी थे उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने बताया था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था देश को, तो इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर मतलब सवाल उठाए गए, ये बहुत बड़ी गलत बात है। नरेंद्र मोदी जी का स्पीच मेरी समझ से हम सब के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही और हम सब का मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है देशवासियों के सामने, वह इतिहास के पन्नों में सड़ी मच्छर से लिखा जाएगा। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं और ढेर सारी राहुल गांधी की फटकार का भी जिक्र हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। आज प्रियंका वाड्रा दरअसल प्रदर्शन कर रही थी संसद परिसर में। प्रियंका ने भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकारा राहुल गांधी को, आज उस पर बयान दिया। राहुल गांधी को कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, यहां तक कह दिया कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना कहते। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद गांधी परिवार परेशान है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने परिवार को भी हिलाया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, आज प्रियंका मीडिया में आई। कहा सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं करेगा कि सच्चा भारतीय कौन है, सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा। राहुल सेना और सैनिकों के प्रति सम्मान रखते हैं। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया है। राहुल जी सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को ये पसंद नहीं, वो जवाब नहीं देती है, इसलिए वो लोग ये सब कराते हैं। दरअसल 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल पर टिप्पणी की थी। तब सुप्रीम कोर्ट राहुल के एक विवादित बयान पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राहुल गांधी ने भारत चीन पर विवादित बयान दिया था। कहा था चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। 2 सदस्यीय बेंच ने पूछा आपको कैसे पता चीन ने कब्जा किया है, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। आपको जो कुछ कहना है संसद में क्यों नहीं कहते हैं, ये कोर्ट ने कहा था। सुनिए जरा प्रियंका क्या कह रही है। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि
सरकार से सवाल पूछना, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। इस तरह से जुडिशरी को जो चैलेंज करता है वो तो कोई नई बात नहीं है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जुडिशरी को चैलेंज किया और आज भी कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को मानते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान को हाथ में पकड़ने के नाटक करता है और संविधान को ही नहीं मानता है, जुडिशरी की टिप्पणी को भी नहीं मानता है और चैलेंज करता है। पहली बार कोई सांसद जो संविधान की शपथ लेकर के आया न्यायपालिका पे टिप्पणी कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है संविधान में, वो कभी सरकार को कहती है, सरकार के खिलाफ फैसले लेती किसी के, लेकिन कभी कोई न्यायपालिका पे टिप्पणी नहीं करता। तो इससे साफ है, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, राहुल हो, ये परिवार अपने को संविधान से ऊपर समझता है। संसद में आज एक और तस्वीर सामने आई, जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और हरिवंश जी के बीच नोकझोंक हुई। राज्यसभा की तस्वीर है, सुनिए। इसी हाउस में धन्यवाद मानिए सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के कोई नहीं भ्रमित करने वाली चीजें न बोले, उठा के बाहर फेंका था। नो प्लीज, लेकिन आप लेट मी से जो ट्रीट कर रहे हैं 267 विठ्ठल भाई पटेल से लेकर 267 आप उदाहरण दे रहे हैं, हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि संसद में सीआईएसएफ क्यों बुलाई गई, उस पर बहस कर रहे थे। उन्हें बताया गया सीआईएसएफ नहीं, ये मार्शल थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डमी बम नहीं ढूंढ पाई पुलिस। सोचिए, पुलिस का हाल ये है। दरअसल लाल किले की तैयारी चल रही, देख रहे हैं आप, डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे लाल किले पर, इसकी तैयारियां चल रही हैं। वक्त कम बचा है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, बाकायदा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी है। डॉग स्क्वाड को आप देख रहे हैं और बम निरोधक दस्ता आपको नजर आ रहा है। पूरे लाल किले की तलाशी और जांच चल रही है इस वक्त। अब इस दरमियान हुआ क्या, देखिए लाल किले में कौन दाखिल हुआ। ये अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए जो लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनको पकड़ लिया है पुलिस ने और फिलहाल इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं कि ये लाल किले क्यों जा रहे थे। ये 6 लोगों को देख रहे हैं, ये 6 बांग्लादेशी हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं लाल किले में। लेकिन लाल किले में हुआ क्या कि सिक्योरिटी जांच हो रही थी। सिक्योरिटी जांच में कई पुलिस वाले फेल हो गए और उसके बाद उन पर एक्शन हुआ है। क्या हुआ, दरअसल एक बॉम्ब की टीम जो गई अंदर, बाकायदा जांच के लिए डमी टीम थी और उस डमी टीम को पहचान नहीं पाए, उनके हाथ में बॉम्ब था। यह 15 अगस्त की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है लाल किले पर, पीएम मोदी का भाषण होगा 15 अगस्त को। इसके लिए रोज वहां पर सुरक्षा तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं और इसी कड़ी में शनिवार को स्पेशल सेल ने एक डमी आतंकी भेजे अंदर। यह भेजा जाता है जांच को परखने के लिए, तो डमी आतंकी भेजे। स्पेशल सेल की टीम सादे कपड़ों में डमी बम लेकर पहुंची अंदर। इनको लाल किला भेजने का मकसद सुरक्षा की जांच करना था, लेकिन बम के साथ सोचिए टीम जो थी, डमी टीम जो बम लेकर गई थी, वो 5 लेयर में से 2 लेयर सुरक्षा पार कर गई। रिपोर्ट स्पेशल सेल को पहुंची तो दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के दोनों लेयर में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों, बाकी पुलिसकर्मियों को भी सख्त हिदायत दी गई है इसकी। हालांकि इस कांड के बाद अब 6 अवैध बांग्लादेशी भी पकड़े गए। ये लोग पिछले 4 से 5 महीनों से अवैध तरीके से देश में रह रहे थे। सोमवार को जबरन लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे और तभी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा डीसीपी क्या कह रहे हैं, डीसीपी नॉर्थ। सर, ये बांग्लादेशी कैसे लाल किले के अंदर दाखिल हो रहे थे, कितनी स्ट्रेंथ थी, कैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया और पकड़ा उन लोगों को?
जी अभी 15 अगस्त की वजह से लाल किले पे हमने सुरक्षा को बहुत ही कड़ी कर रखी है और यहाँ पे हर तरफ एक्सेस कंट्रोल है और पेरीमीटर के ऊपर भी बहुत सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और उसके अंदर जो भी ऑथराइज्ड होता है उसी को हम लोग एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे ये 5 लोग आए और 20-25 के आसपास इनकी उम्र होगी और ये लाल किला देखना चाह रहे थे, तो हमने उनको रोका और उनको पूछताछ स्टार्ट करी। तो पूछताछ के दौरान ही पता चला कि ये 5 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से। इनके पास बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और इनको आगे डिपोर्ट करने की और इनके जो लीगल एक्शन जो भी होगा कि इसके अंदर वो लिया जा रहा है। अब आइए, अब आपको एक विचित्र खबर दिखाने जा रहे हैं। जब एक शख्स के अकाउंट में लाखों करोड़ रुपया आ गया, अचानक अकाउंट में आ गए अरबों रुपए। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, देख रहे हैं। उस शख्स ने अपने मोबाइल ऐप में अकाउंट खोल रखा है अपना। मोबाइल ऐप में गया तो देखिए जरा अकाउंट में कितना पैसा दिखा रहा है, डिजिट आपको दिख रहे हैं। ये पैसा अकाउंट में आ गया, गिनते गिनते डिजिट थक जाएंगे कितना पैसा अकाउंट में आ गया था। आपको बताऊं कि अकाउंट में पैसा आया, मोबाइल में नजर आ रहा था और ये शख्स बैंक पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा के ये देखिए आप, मोबाइल में ऐप डाउनलोड है और उस ऐप पर दिखा रहा है कि अकाउंट में कितना पैसा है। ग्रेटर नोएडा के युवक के खाते में लाखों करोड़ रुपए आ गए। इतनी रकम आने से दीपक नाम का युवक हैरान रह गया। बैंक खाते में 1,13,55,000 करोड़ रुपए की राशि दिख रही थी। मोबाइल ऐप में इतनी रकम देखकर परिवार हैरान रह गया। 36 अंकों वाली रकम कहां से आई, दीपक को जानकारी नहीं थी। दीपक फौरन कोटक महिंद्रा भागकर पहुंचा। अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। यह दीपक की मां के नाम से अकाउंट है। मां की मौत के बाद दीपक इस खाते का इस्तेमाल कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जानकारी इनकम टैक्स को दे दी, जिसके बाद बैंक की टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पता यह चला कि दीपक के बैंक खाते में रकम नहीं दिख रही है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग ऐप में रकम दिखाई पड़ रही है। मामले को तकनीकी गड़बड़ी और या साइबर फर्जीवाड़े से जोड़ा जा रहा है। अधिकारियों ने दीपक का बैंक खाता तुरंत सीज कर दिया है। आयकर के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं। इतनी रकम कैसे और कहां से ट्रांसफर हो गई, सुनिए जरा। अब उस दीपक को भी सुनिए जिसने मोबाइल ऐप में ये रकम देखी थी। पैसे आए और ब्लॉक हो गया। कितने पैसे आए थे? पता नहीं जी कितने, 38 या 36 अंकों का है ना पूरा। क्या कह रही पुलिस और बैंक वाले? कुछ नहीं जी, कह रहे हैं कि जब ज़्यादा चेक अकाउंट नंबर डाल के चेक वेक करा तो बता रहे हैं कि कुछ नहीं है अकाउंट में, बेकार है, जीरो बैलेंस है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कुबेरेश्वर धाम में भगदड़, जिम्मेदार कौन? दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर में आप देख रहे हैं, सीहोर में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें भगदड़ मच गई। हजारों लोग यहां पहुंचे हुए थे। एमपी के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम कथावाचक प्रदीप मिश्रा का है दरअसल, और वहीं ये भगदड़ मची है। आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ कुबेरेश्वर धाम में। दरअसल मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदीप मिश्रा का आश्रम है ये, जहां ये घटना हुई है और इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर है। भगदड़ हुई और भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा बुधवार को कांवड़ यात्रा निकालने वाले हैं, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचने लगे। व्यवस्था हजारों लोगों की थी, लेकिन लाखों श्रद्धालु पहुंच गए। आश्रम के बाहर और अंदर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ के बेकाबू होने से कुछ लोग नीचे गिर गए। आश्रम के पास इतनी भीड़ थी कि घायलों को निकालना मुश्किल था। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल ले जाने में 1.5 घंटे का समय लग गया। आयोजकों का दावा है 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन भारी भीड़ के चलते व्यवस्था टूट गई। कुबेरेश्वर धाम कथावाचक प्रदीप मिश्रा का है। भगदड़ के लिए लोग प्रदीप मिश्रा को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। प्रशासन ने व्यवस्था के लिए एक एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है और उसके बाद भी हादसे को रोका नहीं जा सका। एमपी के सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। कहा भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। योगी के राज उत्तर प्रदेश से खबर आई है। दरअसल जिसने भी उत्तर प्रदेश में अपराध करने की कोशिश की उसका क्या हश्र होता है, ये कई बार हमने आपको दिखाया। तस्वीर आपको दिखाऊं, योगी राज में
योगी आदित्यनाथ दरअसल खुद आज एक बैठक कर रहे थे और इससे पहले बाढ़ पर भी योगी ने बैठक की और अपराध पर कैसे लगाम लगाई जाए उस पर भी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यूपी के प्रतापगढ़ में देखिए एनकाउंटर हुआ है, लुटेरे थे जिनका एनकाउंटर हुआ है। प्रतापगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं और नोएडा में भी एनकाउंटर हुआ है। यह तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, मुजफ्फरनगर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करके लड़का भागा था, उसके बाद देखिए उसका एनकाउंटर हुआ, पुलिस के कंधों पर दिख रहा है। ऐसी ही एक घटना सामने आई मुरादाबाद से तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। मुरादाबाद में एक लड़का आया, महिला के साथ छेड़छाड़ की है उसने और छेड़छाड़ करने वाले इस लड़के का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये वो युवक है, योगी की पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। इसका नाम आदिल है। आदिल को भी यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिरा दिया और आदिल इस तरह की हरकतें पहले भी करता रहा है। बहरहाल अब बारी है आज के सूत्र की। आप जो करना चाहते हैं, जिसमें आपको मजा आता है, वही कीजिए। लोग मजाक उड़ाएंगे या फिर आप नाकामयाब हो जाएंगे, इस डर को निकाल दीजिए। बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार ने जब गाना शुरू किया था तो उनका भी मजाक उड़ाया गया। इंदौर के पास खंडवा में जन्मे किशोर कुमार को बचपन से गाने का बहुत शौक था। वो बाथरूम से लेकर खाने की टेबल और क्लासरूम में भी गाना गुनगुनाते थे। कॉलेज में एक बार किशोर कुमार अपनी कक्षा में टेबल को तबले की तरह बजा रहे थे। प्रोफेसर साहब ने देखा, उन्हें डांटा, कहा पढ़ाई पर ध्यान दो, गाना बजाना काम नहीं आएगा। किशोरदा ने धीरे से कहा, सर इसी गाने बजाने से एक दिन कमाई भी होगी और पहचान भी। उन्होंने ये बात सिर्फ प्रोफेसर को नहीं कही थी, ये उनका खुद से किया गया एक कमिटमेंट था। बाद में वो कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गायक बनने इंदौर से मुंबई चले गए। तब बॉलीवुड में मोहम्मद रफी, मन्ना डे और मुकेश जी जैसे गायकों का बोलबाला था। उनके दोस्तों से लेकर भाइयों तक ने कहा गायक बनने की बजाय हीरो बन जाओ, लेकिन किशोर कुमार ने तय कर लिया था कि वो गायक ही बनेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने सुरताल और गाने में नए नए प्रयोग किए। गाने की एक एक लाइन के लिए वो हफ्तों रिहर्सल करते थे। देवानंद से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने में पर्दे के पीछे किशोरदा की आवाज का हाथ था और उनका रुतबा भी सुपरस्टार से कम नहीं था। वो अपने दौर के सबसे महंगे गायक थे। एक गाने के उस दौर में 2 लाख रुपए तक लेते थे। किसी गायक के सबसे ज्यादा 8 फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड आज भी किशोरदा के नाम है। उनके नगमे और संघर्ष जिंदगी में बड़ी सीख देते हैं। तो जब तक इंसान जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता, उसके अपने भी अजनबियों जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन इससे दुखी होने की बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें आपके नाम और काम पर गर्व हो। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पावर बार तो बताओ, सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH चना मसाला।